Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Rishikesh. I have secured a rank of 314 in this year NEET PG exam. This was my intern attempt. I am from MAMC 2018 batch. Friends, in this video, I will discuss about my basic schedule, my timetable that I followed during my PG preparation phase. कितने घंटे मैं पढ़ता था, कितने घंटे मैं सोता था, कितने घंटे मैं रिविजन्स में देता था, कितने घंटे MCQ सॉल्विंग में, सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। और इसके साथ मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि कैसे हम अपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं जब हम नए सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो डू लिसन टू दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल गेट अ बेसिक शेड्यूल स्केच फॉर योर PG preparation. So now friends, coming to the video. First we will see some of the important points before going to the main video. First point before going to the main schedule or timetable is whether you are a morning person or a night person. देखो दोस्त, मैंने जो शेड्यूल बनाया उसमें 30 to 40% टाइम ड्यूरेशन नाइट ड्यूरेशन में भी है, क्योंकि मैं अपना जो स्टडी सेशंस रखता था इस हिसाब से रखता था कि उसमें नाइट पोर्शन भी रहता था, नाइट के टाइम भी मैं स्टडी करता था, क्योंकि उस समय डिस्ट्रैक्शंस कम होती है, बाहर से इंट्रैक्शंस कम होती है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग सेशंस को प्रेफर करते हो तो उस हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। अगर आप लाइब्रेरी में जाना पसंद करते हो, वहाँ पर पढ़ते हो, तो उस हिसाब से अपना चेंजेस कर सकते हो। मैं 50 to 60% ऑफ टाइम ड्यूरेशन दिन में पढ़ता था और 30 to 40% नाइट में पढ़ता था। और एक और बात कि एग्ज़ामिनेशन से 2 वीक पहले मैंने अपना इस स्टडी पैटर्न को चेंज करा था, क्योंकि INI के टाइम पे जब मई में INI हुआ था तो उस समय मेरे को इस पैटर्न के बारे में दिक्कत हुई थी दिन में जागने में। तो मैंने नीट PG जो मेरा मेन एग्ज़ाम था उसमें मैंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया था 2 वीक पहले ही, और मैं डे में शिफ्ट हो गया था। इसमें मुझे कुछ दिक्कतें भी आई थी, लेकिन अगर आप नाइट पर्सन हो तो इस चीज़ को आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। आपको अपना जो नाइट पैटर्न है उसे डे में चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन डे पे आपको उस दिन जागने में दिक्कत हो सकती है। Now friends, coming to the second point is about the duration of the study sessions. See friends, examination is of around 3 hours. तो मैंने भी अपना स्टडी स्लॉट इस हिसाब से रखा था 3-3 घंटे के स्लॉट से, कि जब मेन एग्जामिनेशन हो तो उस समय मेरे को दिक्कत ना हो। आपको भी अपना स्टडी स्लॉट इस हिसाब से रखना है कि 3-3 घंटे में रखो, और उस समय वॉशरूम पानी को अवॉइड करना है आपको, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में भी आपको वॉशरूम्स और वाटर जिसे हम बायो ब्रेक कहते हैं उसको अवॉइड करा जाएगा। तो आपको भी इस बायो ब्रेक को अवॉइड करना है और 3 घंटे या फिर उससे ज़्यादा के स्टडी सेशंस में बैठना है, ताकि मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। इस बात को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि 3 घंटे या 3 घंटे से ऊपर के सेशंस लगाने हैं, और उस समय कोई बायो ब्रेक नहीं लेना है। फ्रेंड्स, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने टाइम टेबल को लेकर, कि ऐसा ज़रूर होगा कि किसी दिन आप अपने टाइम टेबल से 1 घंटा लेट या 1 घंटे पहले उठ गए हो, तो उसी हिसाब से नाइट में भी अपना जल्दी सो जाना है या फिर लेट सो जाना है। ये नहीं सोचना कि अगर आज आप 1 घंटा लेट हो गए तो पूरा स्टडी सेशन आपका ख़राब हो जाएगा। आपको उसी हिसाब से अपना नाइट का सेशन मैनेज कर लेना है, ताकि पूरा का पूरा आपका शेड्यूल उस वीक का ना ख़राब हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि किसी एक दिन हमने अगर ख़राब कर लिया तो उसको हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और पूरा वीक हमारा ख़राब हो जाता है, और इस हिसाब से बैकलॉग बन जाता है। आपको किसी भी दिन अगर मान लो कि आप 1 घंटा लेट उठ रहे हो तो उस हिसाब से या फिर आप एक सेशन को कट शॉर्ट कर सकते हो, या फिर रात में थोड़ा लेट सो के उसको मैनेज कर सकते हो। पूरा दिन ख़राब नहीं करना है, ठीक है। और लास्ट में फ्रेंड्स, जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंटर्नशिप को लेकर। अगर आप इंटर्नशिप फेज़ में हो और कहीं पे अगर आपकी हेक्टिक पोस्टिंग्स लगती है, जैसे मैंने MAMC से अपना अंडर ग्रेजुएशन कराया, LNJP में मेरी पोस्टिंग्स लगती थी, तो वहाँ पे काफ़ी हेक्टिक पोस्टिंग्स होती थी, मेजर पोस्टिंग्स खास करके। माइनर पोस्टिंग्स तो तब भी हमें रिलीफ होता था, रूरल पोस्टिंग्स में भी हमें रिलीफ होता, लेकिन हम उतना पढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन ही नहीं लगता। हम 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते उस टाइम पे, क्योंकि रूरल एरिया रहता है और उस समय हमें नई चीज़ें भी एक्सप्लोर करने का मन करता है। और शॉर्ट पोस्टिंग्स ज़्यादा समय की होती नहीं है, तो उस समय भी हम ज़्यादा नहीं कर पाते। और मेजर पोस्टिंग्स में तो मेरा ये हाल होता था कि मैं एक दिन कोचिंग का काम करके आता था और बेड पे जाते ही नींद आ जाती थी, फिर नेक्स्ट डे पोस्टिंग। तो अगर आप ऐसी किसी पोस्टिंग्स में हो जहाँ पे आपकी हेक्टिक पोस्टिंग्स है, तो आपको घबराना नहीं है। उस टाइम पे जो मेजर पोस्टिंग्स है उसमें सबकी यही हालत होती है। आपको शॉर्ट पोस्टिंग्स और रूरल पोस्टिंग्स में अपना समय निकालना है, उसमें अपने जो बैकलॉग है वो पूरा कर लेना है। और जब आपके जो मेन 3 महीने बचते हैं, मतलब मार्च में अगर आपकी पोस्टिंग्स ख़त्म होती हैं और मेन एग्जामिनेशन जून में है, क्योंकि मेरे को ये पता था कि 3 महीने मुझे मिलने वाले, तो उसी हिसाब से मैंने अपना शेड्यूल बना लिया था कि इन 3 महीनों में मैं बेसिक अपना प्रिपरेशन करूँगा और 2 से 3 रिविजन्स मैं इसमें अटैम्प्ट करूँगा। और मैंने 2 रिविजन्स किए थे, और लास्ट 10 डेज़ में मैंने अपना जो PDF बनाया था उसको एक बार कवर किया था। तो इस हिसाब से मैंने एक पूरा शेड्यूल बनाया था, जो मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूँगा। अगर आपका ऐसा है कि इंटर्नशिप और एग्जामिनेशन के बीच गैप बहुत कम है, तो आपको अपना प्रिपरेशन का जो टाइम है उससे पहले अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है।
और अगर पोस्ट इंटर्न हो तो उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपना स्टडी में दे सकते हो। और ये जो स्टडी शेड्यूल है वो इस हिसाब से है, क्योंकि ये 3 महीने मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पढ़ ही रहा था, या फिर सो रहा था, या फिर खा रहा था। यही 3 चीज़ मैं कर रहा था ये 3 महीने। उससे पहले इंटर्नशिप फेस में तो काम रहता था और थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट होता था, और फिर शॉर्ट पोस्टिंग में मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने, और रूरल पोस्टिंग में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। लेकिन मेन पढ़ाई कहाँ हुई थी मेरी? इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद और एग्जामिनेशन से पहले जो 3 महीने थे, और उसी का स्टडी शेड्यूल मैंने बनाया कि कितने घंटे में पढ़ता था, और वही मैं अब डिस्कस करूँगा आपके साथ। सो नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द मेन पार्ट, दैट इज़ द टाइम टेबल, हाउ मैनी आवर्स दैट आई स्टडी ड्यूरिंग माई free day, or you can say after my internship and before the examination. So now friends, coming to the video. So now friends, coming to the main timetable, main schedule that I followed during my preparation phase. So you can see friends, this is the timetable that I followed during my preparation phase. दोस्त, मैं 9 बजे उठा करता था अपने प्रिपरेशन फेज के टाइम पे। और क्यों मैं 9 बजे उठा करता था? क्योंकि मेरा नाइट सेशन लंबा खिंचता था, और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 9 बजे उठने के बाद मैं रेडी होता था 9 से 10 के फेज़ में। और इन 9 से 10 के बीच में भी ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ही कुछ भी स्टडी से रिलेटेड कुछ नहीं कर रहा होता था। मैं साथ-साथ तैयार हो रहा होता था, और इसके साथ-साथ बीच-बीच में जो मेरे वॉल पे स्टिकी नोट्स लगे होते थे, मैं उन्हें देखा करता था 9 से 10 के बीच में। और इस टाइम पे ही मैं अपने घर वालों से थोड़ी बहुत बात कर लिया करता था, और जो ब्रेकफास्ट में मम्मी तैयार करती थी वो खा लिया करता था। वो भी आपको भी करना है, नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल ब्रेकफास्ट जो उठ के आपको कर लेना है, तैयार हो जाना है, नहा धो लेना है। और साथ ही साथ अगर आपने स्टिकी नोट्स लगाए हैं तो उनको एक बार रिव्यू कर लेना है। ये बेस्ट टाइम होता है उठते ही आप अगर अपने स्टिकी नोट्स देख लो। तो ये मेरा 9 से 10 का फेज़ होता था, जिसमें मैं रेडी होता था, ब्रेकफास्ट करता था, और साथ ही साथ जो स्टिकी नोट्स मैंने लगाए हैं उनको मैं एक बार देख लेता था कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, और स्पेशली जिनको मैं बार बार भूलता था उन स्टिकी नोट्स को देखता था। तो इस हिसाब से मेरे 9 से 10 का टाइम पीरियड जाता था। उसके बाद फ्रेंड्स, जो सबसे पहला स्टडी स्लॉट होता था मेरा, वो पहला स्टडी स्लॉट होता था 10 बजे से लेके 3 घंटे खींचता था वो 11, 12, 1 दिन तक का 10 से 1 का स्लॉट होता था। और इसमें मैं कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करता था, जो न्यू टॉपिक होता था, जिसमें मेरे को डिफ़िकल्टी होती थी, जो मैंने फाइनल ईयर या फिर उस टाइम पे पढ़ा था, जिसमें मुझे लगता था जो डिफ़िकल्टी होगी मैं उसको उठाता था। फॉर एग्जांपल, मुझे एनाटमी एज अ डिफ़िकल्ट लगता था, तो सबसे पहले मैं जब डे स्टार्ट करता था तो मैं डिफ़िकल्ट चीज़ पे उठा लेता था, क्योंकि उस समय मेरे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा होती थी, तो मैं उसको याद कर सकता था। तो मैं उसको डिफ़िकल्ट अपने सब्जेक्ट्स को उठाता था और पहला सेशन लगाता था। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स, कि इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ, कि कुछ लोगों का ये पैटर्न होता है कि वो MCQ एज अ सेपरेट स्लॉट में सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं क्या करता था, क्योंकि थ्योरी पढ़ते पढ़ते मैं काफ़ी बोर हो जाता था अगर 3 घंटे का स्लॉट में खींचता था, तो मैं साथ साथ ही MCQs कर लेता था। मान लो कि मैंने एनाटमी सॉल्व करी है, तो उससे रिलेटेड मैं MCQs भी उसी समय में सॉल्व कर लेता था। मैं कोई ऐसा सेपरेट समय नहीं देता था, सेपरेट स्लॉट नहीं देता था। हाँ, लास्ट फेज़ में जब मैं लास्ट फेज़ में चला गया था अपने प्रिपरेशन के कुछ वीक से पहले, खाली उस समय मैं सेपरेट फेजेस दे रहा था, जिसमें सिर्फ मैं MCQs ही सॉल्व कर रहा था। लेकिन स्टार्टिंग में मैं सब्जेक्ट पढ़ता था और उसी स्लॉट में मैं MCQs भी सॉल्व करता था, क्योंकि इससे बोरियत कम होती थी और याद करने में भी मुझे मदद मिलती थी। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि आपको ये प्रेफर करता है कि आपने एक स्टडी स्लॉट रखा है जिसमें आप पढ़ रहे हो, खाली थ्योरी पढ़ रहे हो, और आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बोरियत नहीं हो रही है, तो आप ऐसा रख सकते हो कि 3 स्लॉट आप अपने स्टडी के रख सकते हो और 2 स्लॉट MCQ सॉल्विंग के रख सकते हो। लेकिन एज़ पर्सनली जो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 3 घंटे में 2 घंटे आप अपना थ्योरी पढ़ो और 1 घंटा अपने MCQs को दो और उसके एक्सप्लेनेशन के नोट्स बनाओ। ठीक है, तो ये पहला स्लॉट रहता था जिसमें मैं डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स उठाता था, जिसका एग्जांपल मैंने आपको एनाटमी दे ही दिया। फिर फ्रेंड्स 1 से 2 के बीच में मैं रेस्ट लेता था, और उस रेस्ट के दौरान मैं लंच करता था। और मैंने अपना जो सोशल इंटरेक्शन था इन 3 महीनों में तो बहुत कम कर रखा था। बस इन 3 महीनों में आपको अपना सोशल इंटरेक्शन कम करना है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो उसको मैंने बहुत नील कर रखा था। यूट्यूब भले ही मैं देखता था, यूट्यूब पे म्यूज़िक या फिर जो भी फ़नी वीडियोज़ होते हैं जो आपको पसंद है वो आप देख सकते हो। वो आप भी आपको इस तरीके से देखना है कि आप उसी में अपना समय ना वेस्ट कर दो ज़्यादा। तो आप उस पे अपना समय दे सकते हो, और साथ ही साथ अपनी फैमिली पे या फिर आपके फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स जो आपको शुरुआत से ही मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि आपको पढ़ के उनके साथ बेनिफिट मिलेगा, तो उनके साथ आप ज़रूर जा सकते हो। लेकिन उनको ज़रूर डिनाई करना है जिनसे आपका समय वेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स? क्योंकि ये डेफिनेट है कि अगर आप उनके पास जाते हो जिनसे आपका पहले आप अपना समय वेस्ट कर रहे थे, तो आप डेफिनेटली अपनी रैंक जो है वो इंक्रीज़ करने के बजाय डिक्रीज़ कर दोगे। और साथ ही साथ इंस्टा पे रील्स अगर देखते हो तो भाई ज़रूर ही आपके चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि रील्स में बहुत समय वेस्ट हो जाता है। अगर आपको सेल्फ कंट्रोल है
कंट्रोल है तो बात अलग है। अगर आपको सेल्फ कंट्रोल है कि भाई 15 मिनट देख के बंद कर दूंगा तो बात अलग है। मुझे सेल्फ कंट्रोल नहीं थी तो मैंने इंस्टा डीएक्टिवेट कर रखा था या डिलीट कर रखा था उस टाइम पे। तो दो के बीच में आपको क्या करना है, आपको अपना लंच ले लेना है या फिर उस समय कुछ अगर आप वीडियो देखना चाहते हो यूट्यूब पे या फिर कुछ भी अपने माइंड को रिलीफ देने के लिए देख सकते हो। साथ ही साथ प्रिपरेशन के लास्ट टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं 1 से 2 के बीच में आधा घंटा खाना ही खाता था और आधा घंटा फिर ये सोच रहा होता था बैठ के कि मैंने क्या पढ़ा है। क्योंकि उस टाइम मेरे पास, मैंने बताया ना, मैंने 3 महीने में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी, तो उस टाइम पे इतना समय भी नहीं था कि सब कुछ मैं बार बार पढ़ सकूँ। तो इसीलिए मैं उस आधे घंटे में भी यही सोच रहा होता था कि मैंने पढ़ा क्या है। और अगर आपको ऐसा है कि आपको नींद आती है तो इसमें आप 1 आवर नैप भी ले सकते हो। तो ये था मेरा पहला सेशन जिसमें मैं अपने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को उठाता था, एमसीक्यूज़ उसके साथ ही सॉल्व करता था और 2 घंटे मैं थ्योरी पढ़ता था और 1 घंटे में एमसीक्यूज़ सॉल्व करता था। 1 से 2 मैं अपना लंच का समय रखता था और साथ ही साथ उस समय अगर लास्ट फेजेज़ में मैं रिवाइज़ भी करने लग जाता था उसी टाइम पे ही मैंने पढ़ा क्या है। ठीक है, इस तरीके से मैक्सिमम आउटपुट आता था क्योंकि 9 से 10 ही मैंने अपने स्टिकी नोट्स देख रखे थे। सिर्फ इसके बाद मैंने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स उठाए थे, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स उठाए थे और उसके बाद लंच के साथ साथ लंच में आधा घंटा मैंने दिया था और आधा घंटा फिर मैं या तो अपना यूट्यूब वीडियो, शुरुआत के दिनों में तो मैं यूट्यूब वीडियो देखता था जो मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन लास्ट के टाइम्स पे मैं उस आधे घंटे में भी वही रिवाइज़ कर रहा होता था जो मैंने पहले पढ़ा है। ठीक है, अब बात आती है फ्रेंड्स दूसरे स्लॉट की। दूसरा स्लॉट रहता था 2 से 5 का। इस 2 से 5 के स्लॉट में मैं उससे रिलेटेड सब्जेक्ट उठाता था। मान लो कि अगर मैं मेडिसिन कर रहा हूँ तो मैं फिजियो या फिर फार्मा या फिर पैथो उठाता था जो कि उससे रिलेटेड हो, ताकि ओवरलैप हो और मैं एक ही टाइम पर दोनों चीज़ पढ़ सकूँ। जैसे आप कर रहे हो, मेडिसिन कर रहे हो तो फिजियो और पैथ और फार्मा उसके साथ साथ चला सकते हो। इस तरीके से क्या होगा कि ओवरलैपिंग टॉपिक्स को आप एक ही दिन पढ़ोगे और उनको याद करने में आपको मदद मिलेगी। तो इस तरीके से मैं सेकंड सेशन उसके रिलेटेड ही रखता था और ये भी सेकंड सेशन में 3 घंटे का रखता था जिसमें से 2 घंटे थ्योरी देता था और 1 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस देता था। ये मेरा सेकंड सेशन होता था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रीवियस सब्जेक्ट्स को कैसे रिवाइज करता था। तो मान लो कि प्रीवियस सब्जेक्ट मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है और अब मैं एनाटॉमी पढ़ रहा हूँ और उसके साथ मैं मेडिसिन कर रहा हूँ या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बायोकेमिस्ट्री मेरा प्रीवियस वीक में था। तो उस सब्जेक्ट को मैं कैसे सोचता था कि अब वो भी तो दिमाग से निकलने लगेगा 1 हफ्ते बाद। तो मैं क्या करता था कि 1 वीक में मैं 1 दिन या फिर ऐसा भी हो सकता है समय के साथ तो 2 दिन हो जाता था जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को रिवाइज़ कर रहा होता था जो मैंने पिछले वीक्स में पढ़े हैं। ठीक है, और ये जो दिन है ये साथ साथ आपके कम होते चले जाएंगे। मान लो कि आपने बायोकेमिस्ट्री एक बार रिवाइज़ करी है और उसको रिवाइज़ करने में मानो कि 10 घंटे लग रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप जब रिवाइज़ करोगे, जल्दी रिवाइज़ करोगे नेक्स्ट वीक में, तो 8 घंटे लगेंगे या फिर 7 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने पढ़ा कैसे है। और पढ़ने के तरीके में मैंने आपको बता ही रखा है कि आपको कैसे पढ़ना है कि ताकि आपको ज़्यादा याद रह सके मेरी रिसेंट वीडियो में। तो इस तरीके से मैं रिसेंट सब्जेक्ट्स को कभी भी ऐसा नहीं होने देता था, पीछे नहीं छूटने देता था। और आपको भी यही करना है। जैसे ही नेक्स्ट वीक आए तो नेक्स्ट वीक में 1 डे या फिर संडे रख लो या फिर कोई भी डे रख लो जिसमें आप प्रीवियस वीक के सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे हो। और समय के साथ ऐसा होगा कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपके हाथ में, मल्टीपल सब्जेक्ट्स कंपाइल अप होने लगेंगे, तो 1 दिन की जगह 2 दिन भी रख सकते हो और 2 दिन में आप सारा रिवाइज कर सकते हो। लेकिन जब भी रिवाइज करो तो रिवाइज करने का मतलब ये नहीं होता है कि खाली पढ़ लिया उसको, आपको याद करना है। और याद करने के लिए मैंने टेक्निक्स बताई थी, निमोनिक्स बना सकते हो, 7am ग्रुप बना सकते हो और उसके बाद वॉलेटाइल टॉपिक्स की लिस्ट बना सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको रिसेंट अपने वीडियो में बता रखी है। तो इस तरीके से आपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखना है और साथ ही साथ ये देखना है कि जो हम नए सब्जेक्ट कर रहे हैं वो रिलेटेड हो उस सब्जेक्ट के साथ, अगर रिलेशन है तो। अगर आपको बिल्कुल ही अनरिलेटेड सब्जेक्ट है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप सेपरेट एक स्टडी स्लॉट में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर एनाटॉमी के साथ जैसे सर्जरी रिलेट करता है, उसी तरीके से फिजियो, पैथ, फार्मा ये सारी रिलेट करती है मेडिसिन के साथ, तो इन सारे सब्जेक्ट्स को आप 1 दिन में कंपाइल करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था मेरा 2 से 5 का स्टडी स्लॉट जिसमें मैं रिलेटेड एक सब्जेक्ट को पढ़ता था और उसके एमसीक्यू सॉल्व करता था। अब उसके बाद 5 से 6 मिनट ब्रेक टाइम होता था और फिर 5 से 6 के ब्रेक टाइम में मैं खाता और इस टाइम में एक ब्रेक लेता था और कुछ खा पी लिया करता था। और साथ ही साथ इस टाइम पे आप अपने जो 7am ग्रुप बनाया उसको देख सकते हो और साथ ही साथ अपने स्टिकी नोट्स को दोबारा रिव्यू कर सकते हो। आपको देखते रहना, आपको ये नहीं कि आपको एक स्टिक चीज़ कर लेनी है, मैंने ये नोट्स ही पढ़ने हैं। जो आपने बनाया उसको मल्टीपल टाइम्स देखना है, जितनी बार हो सकता है देखना है, जब तक आपको माइंड में रिमाइंड ना हो। और चलते चलते ये सोचना है कि मैंने क्या पढ़ा था, या फिर जो भी आप इस टाइम में 5 से 6 में कर रहे हो, खाते खाते भी आपके माइंड में चलना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा था। सडनली कोई पॉइंट आ जाता है तो आपको उसको दिमाग में रखना और जब अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करो तो दोबारा उसको देख लेना है, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय रहेगा इंटर्नशिप फेज में भी, और इंटर्नशिप से बाद जो 3 महीने मिलते हैं उसको तो खास करके। अगर पोस्ट इंटर्न हो तो थोड़ा बहुत रिलैक्स होकर पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 3 ही महीने और इंटर्नशिप फेज में है तो जब भी छुट्टियाँ मिले
या तो शॉर्ट पोस्टिंग्स में ऐसा बना लो जैसा मैं बता रहा हूँ, या तो रूरल पोस्टिंग्स में बना लो, और नहीं तो एग्जामिनेशन से पहले बना लो। ये मस्ट है अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है इंटर्नशिप फेज में, ठीक है। तो 5 से 6 ये चीज़ हो गई। अब जो 6 से 9 का स्टडी स्लॉट होता था, इस स्टडी स्लॉट में मैं क्या करता था, 9 के स्टडी स्लॉट में मैं स्पेशली जो मेरे वॉलेटाइल टॉपिक्स होते थे ना, उनको जो मैंने लिस्ट बनाता था हर सब्जेक्ट के साथ जो मेरी कंपाइल हो रही थी, उनके निमोनिक्स ढूंढता था और उनको याद करने के तरीके ढूंढता था, और साथ ही साथ उनको याद करता था। ये इस समय मैं एमसीक्यू सॉल्व नहीं करता था, क्योंकि इन 6 से 9 के समय में, क्योंकि वॉलेटाइल टॉपिक्स को याद करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं स्पेशली डिवोट करता था कि मेरे एमसीक्यू ये क्वेश्चंस कभी गलत ना हो, मेरी रैंक कम ना हो जाए इन क्वेश्चंस के कारण। और आपको भी यही करना है कि जो भी आप वॉलेटाइल टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, उसके लिए आप स्पेशल स्लॉट दे दो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को पढ़ रहे हो, क्योंकि ये वॉलेटाइल टॉपिक्स ही आपके रैंक को नीचे गिरा सकती है। क्योंकि जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और वो कॉमनली सारे कर देंगे, मतलब जो रैंक नॉर्मल एवरेज ला रहे हैं, अगर आपको एवरेज से ऊपर होनी है, अपनी ड्रीम ब्रांच चाहिए ड्रीम कॉलेज में, तो आपको वॉलेटाइल टॉपिक्स पे भी कमांड होनी चाहिए, जो आपके वॉलेटाइल टॉपिक्स है जो आपने लिस्ट बनाई है। तो उसको आपको पढ़ना है एक स्टडी स्लॉट में। जो मैं क्या करता था, निमोनिक्स बनाता था, उसके स्टिकी नोट्स बनाता था, 7 AM ग्रुप में डालता था, सारी चीज़ें कर रहा होता था, ठीक है। ये 6 से 9 करता था मैं। फिर 9 से 10:30 का समय आता था। 9 से 10:30 में एक लंबा ब्रेक लेता था। इस समय मैं अपनी फैमिली के साथ बात करता था, थोड़ा घूम लिया करता था छत पे जाके, बाहर नहीं जाता था उस टाइम में, मैं घूम लिया करता था, छत पे जाकर ही घूम लिया करता था, और उस समय थोड़ी बात भी कर लिया करता था। उससे 10:30 एक लंबा सेशन होता था 1.5 घंटे का, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ी लंबी पढ़ाई कर सकता था। तो फ्रेंड्स, जो अब लास्ट सेशन चलने वाला था, मैंने 3 स्लॉट आपको बता दिए, लेकिन ये जो लास्ट सेशन है उसको 2 डिवाइड कर दो आप, क्योंकि एक सेशन 3 घंटे का होगा और एक सेकंड 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे का होगा। तो 10:30 से 11:30 लास्ट सेशन था, उसके 2 डिविजन्स थे, एक थे 3 घंटे का और एक से 1.5 से 2 घंटे का था, ठीक है। तो इस 3 घंटे में मैं क्या करता था, तो 10:30 से 1:30 या फिर 1:30 कह लो, इसके बीच में मैं क्या करता था, 10:30 से 1:30 के बीच में मैं वो सब्जेक्ट करता था जिसमें मेरी कमांड थी, क्योंकि नाइट होती जा रही थी और मैं थकता भी जा रहा था, और कंसंट्रेशन मेरी भले ही कम थी लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी कम थी। इसीलिए मैं उस समय ऐसे टॉपिक्स पढ़ता था, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ता था जो मैंने यूजी टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ रखा था और जो मेरे कमांड में थे। जैसे कि मेरे को यूजी टाइम से ही बायोकेमिस्ट्री पे मेरी कमांड थी और फार्मा पे मेरी कमांड थी, तो मैं इन सारे सब्जेक्ट्स को उस समय पढ़ता था। आप भी पढ़ सकते हो, शॉर्ट सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो या फिर जोन सा भी पढ़ सकते हो। उस समय आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जिस पे आपकी कमांड हो, क्योंकि आप थक जाओगे अल्टीमेटली उस समय तक आते आते। और कोई भी ऐसे सब्जेक्ट मत पढ़ो जिसको पढ़ के आपको इरिटेशन हो, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे एनाटॉमी, कुछ बहुत लोगों को इरिटेट करती है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करो जिससे भी आपको इरिटेशन होती है। जो लास्ट फिर स्लॉट चल रहे होता है उसमें अवॉइड करो। तो उस समय ये चीज़ पढ़ लिया, और एमसीक्यूज भी मैंने उस समय स्टडी स्लॉट में सॉल्व करता था। बस एक स्टडी स्लॉट रहता था जिसमें मैं वॉलेटाइल टॉपिक्स की लिस्ट मैंने जो तैयार करी थी उसमें मैं एमसीक्यू सॉल्व नहीं करता था, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं उनको याद करने की कोशिश करता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था मेरा 4th स्लॉट। और जो 5th स्लॉट था, जो कि 1:30 बजे के बाद 1:30 से 2 के बीच में फिर एक छोटा सा ब्रेक लेता था, कुछ भी खाने का होता था तो मैं उसमें छोटा सा ब्रेक लेके खा लेता था। अब 2 बजे से लेके 2 बजे के बाद 3 बज जाते थे, कभी कभी 3:30, कभी कभी 4 बज जाते थे। तो इस दौरान में क्या करता था, जितना भी मैंने पढ़ा है ना उस दिन, जितना भी मैंने पढ़ा है एक बार रिव्यू मारता था उसको। जो मैंने नोट्स बनाए, जो स्टिकी नोट्स बनाए थे, उनको एक बार दोबारा देखता था। सोते सोते मैं अपने ग्रुप को देखता था, 7 AM ग्रुप को चेक करता था। और जो मैंने अपने टेलीग्राम पे ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे थे, उन लोग थोड़े बहुत क्यूजेस आते थे, तो सोते सोते उन्हें देख लेता था। अब इस सोने में कभी 3 बज जाते थे, कभी 3:30, कभी 4, कभी नींद नहीं आई तो 4:30 भी बज जाते थे। ये बहुत फ्लेक्सिबल टाइम था, तो 2 से 3:30, 4 ऐसे जाता था। और इस हिसाब से मैं अपना जो सोने का समय रखता था, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में रखता था, या 3 से 9 के बीच में रखता था। मैं 6 घंटे ज़रूर से सोता था, क्योंकि 6 घंटे नहीं सोता था तो फिर मुझे दिन में नींद आने लगती थी। तो आपको भी यही देखना है कि आप इस तरीके से सो कि दिन में नींद ना आए, क्योंकि अगर एक टाइम सो लेना है आपको, और फिर वही आपका पूरे दिन का ख्याल रखेगा। अगर आप प्रिपरेशन के टाइम आपके पास समय कम है तो पोस्ट इंटर्न तो भले ही आप 1-2 घंटे की नींद दिन में भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप इंटर्न हो तो रात में, या फिर कोई भी एक ऐसा समय चुन लो जिसमें आप एक लंबे स्ट्रेस में आप सो लो, ताकि आप फ्रेश महसूस करो दिन में, क्योंकि फ्रेश महसूस करना बहुत ज़रूरी है। और कैसे आपको ये जो स्ट्रेस है इससे दूर रहना है, इससे भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप स्ट्रेस से दूर रह सको, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेस आती है, कैसे मैं पूरा कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें आती है। तो उनसे दूर रहने के लिए एक अच्छी नींद चाहिए, और 6 घंटे ही ना है मेरे भाई, आपको 6 घंटे सोना है और एक ही स्ट्रेच में सोना है, ताकि दिन में नींद ना आए। और अपनी स्टडी पैटर्न को इस तरीके से बिल्ड करना है जैसे मैंने बताया। इसके बेसिस पे आप थोड़ी बहुत चेंज ला सकते हो पर्सनलाइज्ड वे में, जो आपको लाने हैं। अगर आप दिन में ज़्यादा पढ़ते हो तो इसमें चेंज ले आओ, लाइब्रेरी में ज़्यादा पढ़ते हो तो इस तरीके से चेंज ले आओ, लेकिन स्टडी स्लॉट्स को ऐसे ही रखो कि एक स्टडी स्लॉट में डिफिकल्ट टॉपिक्स पढ़ना,
एक इसमें रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ना, एक में वॉलेटाइल टॉपिक्स कवर करना, एक में सिंपल वाले रखना और एक में अपना पूरा रिवाइज करना और साथ ही साथ ग्रुप्स को देखना जो आपने ज्वाइन कर रखे हैं। ये था मेरा पूरे दिन का शेड्यूल जब मैं 3 महीने अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। पूरा दिन मेरे पास रहता था पढ़ने के लिए और इसमें अराउंड 3 स्लॉट्स थे मेरे, 4 स्लॉट्स थे मेरे 3 घंटे के और 1 स्लॉट्स था 1.5 या 2 घंटे का। तो लगभग 13.5 से 14 घंटे में पढ़ रहा था अपने उन 3 महीनों में कंसिस्टेंटली। ऐसा हो जाता था कि 1-2 दिन, जिस दिन मेरा मान लो कि तबीयत ठीक नहीं है, उस दिन 8-9 घंटे होता था, लेकिन ऑन एन एवरेज 13 to 14 आवर्स 3 महीने तक पढ़ा था मैं। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप फेज़ में और आपके पास टाइम नहीं बचा है, आपकी इंटर्नशिप इस तरीके से एंड हो रही है कि एग्जामिनेशन से पहले आपकी इंटर्नशिप में बस 1-आधा महीना रहता है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को अभी से ही तैयार करना है। आपको अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से होनी चाहिए हर दिन आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो। और ये बात आप मान के चलो कि अगर आपकी इंटर्नशिप इस तरीके से कि बहुत हेक्टिक है और आपने अपने फाइनल ईयर और उससे पहले नहीं पढ़ा है, तो फ्रेंड्स बहुत मुश्किल है। जो लोग ये कहते हैं कि इंटर्नशिप भी करी है, हमने हेक्टिक इंटर्नशिप करी है और हमारे पास हमने फाइनल ईयर में भी नहीं पढ़ा और सिर्फ इतने देर में पढ़ के हम टॉप कर गए, वो बहुत रीज़नेबल नहीं लगता है। वो उसको रीज़नेबल हम कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको अपने समय को इस तरीके से एडजस्ट करना है। खासकर ये प्लान पोस्ट इंटर्न्स के लिए बहुत सही रहेगा। वो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि वो इसमें से एक स्लॉट काट के अपना सोने में भी रख सकते हैं। लेकिन वो जो मैंने आपको 4 फेजेस बताए हैं कि 4 फेजेस में आपको क्या क्या करना है, अगर वो करोगे तो बेस्ट रहेगा। इस हिसाब से आपका समय इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी होगा और इक्वल आपको वॉलेटाइल टॉपिक्स को याद करने में भी मदद मिलेगी। और आप टेलीग्राम क्विज़ेस का भी यूज़ कर सकते हो। आप अपने जो स्टिकी नोट्स हैं उनको बार बार देख सकते हो, अपनी फैमिली से भी बात कर सकते हो। और मैंने आपको बताया ना, सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है बस 3 महीनों के लिए। उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आपकी छूट मिली हुई है कुछ भी करने की। लेकिन ये जो 3 महीने या फिर जो आपके 4 महीने मिलते हैं, या फिर अगर आप पोस्ट इंटर्न हो, तो आपको फुल डेडिकेशन देनी है, जिसमें आपको अपना फेजेस इस तरीके से डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको अपना टारगेट स्टडी शेड्यूल कैसे रखना है और किस तरीके से आपको अपने फेजेस को डिवाइड करना है, कैसे आपको प्रीवियस सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूँगा। तो इस तरीके से आपको अपना डे ऑर्गेनाइज करना है और पढ़ते रहो, कॉन्फिडेंट रहो और एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। गुड बाय, टेक केयर।